हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, मैं आपकी ईवीएस मैम। और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सिक्स्थ यूनिट है वो। और उसका नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज़। और आज हम उसका टॉपिक जो है 6.2 ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ने वाले हैं। ओजोन लेयर क्या है, तो हम वो किस तरीके से डिप्लीशन हो रहा है, आज हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओज़ोन जो है ये एक कलरलेस गैस है जो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। वहाँ पे ही होता है ये। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग बहुत सारे लेयर्स का है। सबसे पहले जो लोवेस्ट है वो ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो ये जो होता है ये अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ में पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। जब कैसे ये बनता है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स को। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं सन से, वो तीन फॉर्म के होते हैं, यूवी ए रे, यूवी बी और यूवी सी। ठीक है। जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में है, जब ये अल्ट्रा वायलेट फोटॉन्स जो हैं, जो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उनको एब्जॉर्ब करता है, तब एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिसको हम फोटो डिसोसिएशन बोलेंगे या फोटोलिसिस बोलेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था O2 वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसने एब्जॉर्ब किया है अल्ट्रा वायलेट रेज को। ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो ऑक्सीजन के एटम्स में, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का मतलब है O2। एटम हो गया O, दूसरा एटम हो गया O, दोनों O मिला के O2 बनेगा। ठीक है, पर O2 पहले से ही एटमॉस्फेयर में था। यूवी रेज जब एब्जॉर्ब होगी, उस यूवी रेज ने इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया। इसी को फोटो डिसोसिएशन बोलेंगे या फोटोलिसिस बोलेंगे। अब जो एक फ्री ऑक्सीजन एटम निकल गया, वो एटमॉस्फेयर में जो दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा O2 उसके साथ कंबाइन होगा। अब एक ऑक्सीजन एक था O, वो कंबाइन हो गया O2 के साथ, तो क्या बना O3। ठीक है, तो O3 क्या है, ओजोन। तो बन गया एक ओजोन का मॉलिक्यूल। इस तरीके से ओजोन जो है एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता है। ठीक है, जो ये ओजोन मॉलिक्यूल है बाद में जाके ये अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। 310 से 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ में ये अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, जो भी ओजोन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मदद से बना है। और उसके बाद ये इन्हीं हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचने में रुकावट का काम करता है, उनको आने नहीं देता है। क्योंकि ये जो यूवी रेज होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, ये इसको यहाँ तक आने नहीं देते हैं। जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, ये हार्मफुल रेडिएशन का, ये होता है और ओजोन मॉलिक्यूल उस टाइम स्पिल्ट हो जाता है। क्योंकि वो जब एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन को करेगा तो खुद भी तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। वो हमें तो बचा रहा होता है, मगर खुद वो भी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल बनता है और ऑक्सीजन एटम। जैसे वो बना था वापस वैसे ही टूट गया। एक ऑक्सीजन एटम बना, ऑक्सीजन ओजोन जब टूट गया वहाँ से एक ऑक्सीजन एटम बना और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस फिर बनती भी है फिर बिगड़ती भी है। तो ऑक्सीजन एटम जो है, जो इस ओजोन से निकल गया, O3 से एक ऑक्सीजन एटम जो निकल गया, ये फिर वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जाके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर से ओजोन 3 बनाएगा। ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करेगा, हम तक ना पहुँचे वो तो उसको रोक देगा, मगर इसको खुद को भी नुकसान हो जाएगा, ये खुद भी ब्रेक हो जाएगा। तो फिर खुद भी जब टूटेगा फिर से मिल जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, तो टोटल ओजोन बढ़ता ही जाएगा। इसी तरीके से मेंटेन होता रहता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ब्रेक भी हो जाएगा, वापस जुड़ भी जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रक्शन और रिजनरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू मेंटेन होता जाएगा, ओजोन बनता जाएगा, ओजोन टूटता जाएगा। ठीक है, अब जो ये आप देखेंगे, ये इसमें आपको मैं जो भी पढ़ा रही थी कि किस तरीके से ओजोन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है
वो एब्जॉर्ब करता है सन की रेज़, वो फिर ब्रेक डाउन होता है, उससे ऑक्सीजन निकलता है, और जो एक एटम ऑक्सीजन का निकलता है, फिर वो एक एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बनता है, फिर जाके ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाता है। तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं यूवीआर, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक टाइप की वाइब्रेशन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फॉर्म होती है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं जो सन से इमिट होती है। जो ये यूवी रेडिएशन है इसमें यूवी ए जो है वो काफ़ी मतलब इसमें हमने यूवी ए, यूवी सी, यूवी बी ये फॉर्म है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के। और इसमें लीस्ट डेंजरस जो है कौन सा यूवी रेडिएशन का, वो है यूवी ए जो है वो सबसे लीस्ट है। यूवी बी और यूवी सी काफ़ी डेंजरस है। यूवी सी जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंचता है, अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसके पास एक लेयर है ओजोन की, वो ओजोन इस यूवी सी वाली रेडिएशन को उधर ही पकड़ता है, उधर ही एब्जॉर्ब करता है, नीचे नहीं आने देता है, ठीक है। तो ये हम बच जाते हैं इन यूवी सी से, ये काफ़ी डेंजरस होता है। सही थ्रेट हमारे पास यूवी बी है जिसको इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ये वो पहुंच जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में और उसके काफ़ी एडवर्स इफेक्ट्स हैं। बाकी यूवी सी भी बहुत डेंजरस है, उसको ये वहाँ पे पकड़ लेता है। जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है इसका सबसे पहले ये कैसे पता चला गया, ये अटेंशन पूरे वर्ल्ड का इसकी तरफ आया लगभग 1970s के हाफ में। पता चलने लगा कि ओजोन जो है लेयर ये थोड़ा थोड़ा डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बहुत रिसर्च हुई, बहुत सारे पॉसिबल इफ़ेक्ट्स और इसके क्या काजेज़ हैं उसके बारे में पढ़ा गया, उसके बारे में रिसर्च हुई, बहुत सारी स्टडीज़ हुई और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता था वो चीज़ें पढ़ी गई। तो पहले 1970s के मिडल में ये चीज़ के बारे में समझ में आया कि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो है क्या, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है इसका कॉज क्या है, ठीक है। अगर हम देखेंगे काफ़ी सेवरल डिकेड्स पिछले कुछ मतलब सदियों से हम देखेंगे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। उसकी वजह से काफ़ी जो नुकसान है ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर में उसमें काफ़ी रिडक्शन आया है। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो होता है जब स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है वो ख़त्म हो जाए, उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन हो, तभी ओजोन जो है वो डिप्लीशन हो जाता है उसका, जितना उसको बनना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ओजोन टूटता है फिर वापस बनता है, टूटता है फिर वापस बनता है, मगर इतना ज़्यादा वो टूट रहा है कि जिस स्पीड से उसको वापस बनना था उतना नहीं बन पा रहा है। डिप्लीशन ज़्यादा हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, रिजनरेशन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मोर देन प्रोडक्शन जो है वहाँ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। साइंटिस्ट्स ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है सिंस 1970s, जैसे कि मैंने आपको बताया तब से ही पता लगा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ओजोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और ये सबसे ज़्यादा पोलर रीजन में देखा गया है, ठीक है। पोलर रीजन में ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये। और यहाँ पे दो रीजन्स है जहाँ ओजोन लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हुआ है और वहीं पे ये ऑब्ज़र्व किया गया है। आप देखेंगे इन मिड लैटिट्यूड फॉर एग्जांपल और ऑस्ट्रेलिया ओजोन लेयर काफ़ी थिन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और एकदम से अर्थ पे पहुँच रहा है, क्योंकि वहाँ ओजोन लेयर जो वो थिन हो रहा है, एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा है पूरा, वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी रिजनरेशन हो नहीं पा रही है। लगभग 5.9% थिकनेस जो ओजोन लेयर की है वो थिक हो गई है, ये डिक्रीज़ हो गई है। इसकी वजह से क्या हो गया है कि रिस्क जो है ह्यूमंस को, किसका रिस्क है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता था ओजोन,
पर उसको रोकेगा कौन? अब वो जब ओजोन धीरे धीरे थिन हो रहा है तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इधर आ रही है अर्थ पे। तो हमारा जो आउटडोर लाइफस्टाइल था, हमारी पिकनिक स्पॉट्स थे, हम बाहर जाते थे, घूमने जाते थे, हम एकदम से नहीं जा पाएंगे। हमें हर जगह एक अम्ब्रेला टाइप बना के रखना है अपने, कि हमें कोई सीधे डायरेक्टली रेज ना आए सन की, ठीक है ना। तो उससे हमारी लाइफ जो है वो हैम्पर हो जाती है। एटमॉस्फेरिक रीजन जो एंटार्क्टिका के ऊपर है, ओजोन लेयर जो है वहाँ पे सिग्निफिकेंटली थिन हो रहा है जा रहा है, स्पेशली स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ, जिसको हम एक ओजोन होल बोलते हैं, वो बन रहा है। ओजोन होल एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ओजोन लेयर का मतलब सीवियरली वो रिड्यूस हो ही जा रहा है। ओजोन होल जो है ये पोल्स के ऊपर भी बन रहा है, ठीक है। जब जब स्प्रिंग सीजन आ रहा है उसके ऊपर ओजोन होल बन रहा है। और सबसे लार्जेस्ट ओजोन जो है ये होल है, ये एंटार्क्टिका में बनता है बिटवीन सितंबर एंड नवंबर, ठीक है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे पोल्यूटेंट ऐसी हवा में चले जाते हैं जो ओजोन को डिप्लीट कर सकते हैं, वो हवा में जाते हैं, वो उड़ते 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 हमारे एंटार्क्टिका पोलर रीजन्स में चले जाते हैं। वहाँ पे बर्फ़ है तो वहाँ जम जाते हैं। जब सन की लाइट उनके ऊपर पड़ती है ना एंटार्क्टिका में ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, तो वहाँ के पोल्यूटेंट उस फ्रीजिंग वाले एनवायरनमेंट से फिर से बाहर निकल के हवा में चले जाते हैं। और वहाँ इतना ज़्यादा वो झुंड में निकलते हैं क्योंकि वो किसी और जगह से फ्लोट करते करते एंटार्क्टिका और पोलर रीजन्स में पहुँच गए थे। वहाँ वो सेटल डाउन हो जाते हैं बर्फ़ के ऊपर, तो वहीं पे जम जाते हैं। बहुत ह्यूज अमाउंट में वो सेटल डाउन होते हैं। पर जब स्प्रिंग सीजन होता है, फिर सन की लाइट जब आती है और वो फिर से वहाँ मेल्ट होके वो सब वापस हवा में उड़ जाते हैं और एकदम से बहुत ह्यूज अमाउंट में वो ऊपर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में। वहाँ पे वो ओजोन को हेवी डिस्ट्रक्शन, हेवी लॉस, हेवी डैमेज कर लेते हैं। इसीलिए वहाँ पे होल होना ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है ना। अब जो कॉज है ओजोन लेयर डिप्लीशन का, इसके दो कॉज हैं। एक नेचुरल कॉज है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, एक मैन मेड है, ठीक है। इंसान के ज़रिए कैसे डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर का। पहले जो नेचुरल कॉज है, ओजोन लेयर जो है वो पाया जाता है, हैज़ बीन फाउंड टू बी अफेक्टेड बाय सर्टेन नेचुरल फिनोमेना, जैसे कि सन स्पॉट्स या स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स। सन स्पॉट्स, कभी कभी सन में क्या होता है, लाइट बहुत कम हो जाती है, एकदम ब्लैक्स लगने लगता है, वो छोटे छोटे स्पॉट्स उसमें होते हैं। हर जगह पूरा सन नहीं होता है ब्लैक, उसके कहीं कहीं जाकर वो वैसी एक्टिविटीज़ होती है कि सन कभी कभी एकदम एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। और जब वो हीट प्रोड्यूस करता है तो ओजोन जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वो बहुत डिस्ट्रक्शंस होंगे क्योंकि सन की रेज बहुत सारी होंगे। जब बहुत लेवल तक रेज आएंगी तो ओजोन जो है वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिजनरेशन। और स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स भी यहाँ वहाँ चल के ये जो ओजोन है उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेगा। ये तो नेचुरल है, इसमें ह्यूमन ने कुछ नहीं किया है, ये नेचुरल प्रोसेस है। मगर ये बहुत कम होता है, 1 या 2% से रिलेटेड डिप्लीशन यहाँ ओजोन लेयर का हो सकता है और ये टेम्परेरी है, फिर से ठीक हो जाता है, ये कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है। और कुछ वॉल्केनिक इरप्शन जो हैं उससे भी थोड़ा बहुत ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो सकता है, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये था नेचुरल कॉज कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है कैसे होता है। अब है मैन मेड, जो इंसान के द्वारा की गई नुकसान है ओजोन लेयर को, वो कैसे डिप्लीट हो रहा है। वो मेन काज जो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन, जो ओजोन का है, वो एक्सेसिव क्लोरीन और ब्रोमाइन जो मैन मेड कंपाउंड्स, जो भी केमिकल इंसान बना रहा है अलग अलग चीज़ों के लिए, हर टाइप की चीज़ों के लिए, आप उसमें पेस्टिसाइड लो, फर्टिलाइज़र लो, या कोई भी हम घर में क्लीनिंग जो यूज़ करते हैं या अपनी लग्जरियस आइटम के लिए यूज़ करते हैं, उनमें जो केमिकल जिसमें क्लोरीन या जिसमें ब्रोमाइन ये लगता है, तो इन जैसे कि CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, CH3 CCl3, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड,
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सारे जो केमिकल्स हैं, ये सारे जो मैन मेड कंपाउंड्स हैं, ये इनके ऊपर इनका क्या है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है किसके लिए, कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के ऊपर। तो ये अगर हवा में चले गए, स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गए, वहाँ पे ये ओजोन को ख़त्म कर सकते हैं। ये ओजोन लेयर को ख़त्म, उस मॉलिक्यूल को ये डिसइंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और इनको कैटेगराइज किया जाता है एज ए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है, ओडीएस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो रिलीज़ की जाते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कुछ यूज़ करते हैं ना, तभी ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं। हम क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, उसमें भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब यूज़ करते हैं वो रिलीज़ एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर में एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं, तो जब हम रेफ्रिजरेटर खोलते हैं वहाँ से कितनी गैसेस निकलती है, वो तो रिलीज़ आउट हो गई एटमॉस्फेयर में, ठीक है। पैकिंग मटेरियल या एयर कंडीशनिंग में, वहाँ पे भी एज ए कूलेंट ये यूज़ किया जाता है। तो फिर ये एटमॉस्फेयर में तो रिलीज़ हो रहा है, कितने एयर कंडीशनर यूज़ होते हैं, तो कितना ज़्यादा हम यूज़ करते हैं और कितना ये हवा में लिबरेट होता है। एरिसोल स्प्रे कैंस, ये सारे क्या हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, और जो हम यूज़ करते हैं फिर जाके ये एटमॉस्फेयर में लिबरेट होते हैं। तो ये सारा जो है ये मैन मेड एक्टिविटीज़ थी, जिनकी वजह से जब इंसान कुछ केमिकल यूज़ करता है, कोई केमिकल बनाता है, वो सारा लिबरेट जब एटमॉस्फेयर में होगा वो ओजोन को डिप्लीशन की तरफ लेके चला जाएगा। ये काज हैं ओजोन डिप्लीशन के। जो ये प्रॉब्लम है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की, इनका क्या है कि अगर हवा में है तो ये वॉश आउट होकर नीचे नहीं आएंगे, ये बहुत देर तक जो है हवा में रहते हैं। ये अर्थ पे मतलब अगर बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, ये नीचे नहीं बैठते हैं, ये हवा में बहुत देर तक एटमॉस्फेयर में काफ़ी टाइम तक ये रह जाते हैं, ठीक है। ये ऐसी स्टेबिलिटी है इनकी उधर कि ये पूरा स्ट्रेटोस्फीयर में एकदम से ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। जो इमिशन है इस ओडीएस का, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का, लगभग 90% टोटल जो डिप्लीशन ओजोन लेयर का है स्ट्रेटोस्फीयर में, ये 90% इन्हीं इमिशन इस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से ही हो रहा है। ये जो गैसेस हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में चला जाता है, ठीक है, जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही होती है, वो इस जो भी ये सब्सटेंस, जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, इसमें अगर क्लोरीन है, ब्रोमाइन है, ये सब जब ऊपर चले जाते हैं, वहाँ सन की रेज इन केमिकल्स के ऊपर पड़ जाती हैं और वो इनसे क्लोरीन निकाल लेती है, वो इनसे ब्रोमीन निकाल लेती है। अगर फॉर एग्जांपल CFC हवा में चला गया, वो इस CFC से क्लोरीन निकाल लेगा सनलाइट, ठीक है। और अगर मिथाइल ब्रोमाइड चला गया, वो उधर से ब्रोमीन निकाल लेगा उस कंपाउंड से, सनलाइट उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। तब ये क्लोरीन अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। एज ए कंपाउंड ये ओजोन को इफेक्ट नहीं करेंगे, मगर जब सनलाइट इन कंपाउंड के ऊपर पड़ेगी तो वहाँ से क्लोरीन अलग होगा, ब्रोमीन अलग होगा, इनके आयंस अलग हो जाएंगे। तब ये क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट हो जाएंगे ओजोन के साथ, ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ, और ये उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये जो ओजोन जो है वो लेयर वो डिप्लीट होता जाएगा। एक क्लोरीन एटम जो है वो लगभग 1,00,000 मॉलिक्यूल ओजोन को ब्रेक कर सकती है, इतनी एबिलिटी होती है। तो खुद सोचो, हम तो इतने सारा यूज़ कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इतना सारा हम ब्रोमीन वाले कंपाउंड्स यूज़ कर रहे हैं, जब वो हवा में जाएंगे तो वो कितने हद तक हमारे ओजोन को डिप्लीट कर सकते हैं। एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर 1,00,000 ओजोन को ख़राब कर सकता है, और ब्रोमीन जो है एटम, ये 40 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, ये उससे भी गुना ज़्यादा कर सकता है। अगर एक जो है वो 1,00,000 कर रहा है, तो 40 जो एक ब्रोमीन है वो 40 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। एक ही ब्रोमीन एटम जो है वो इतना नुकसान पहुंचा सकता है ओजोन को। मेन अगर हम देखेंगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो मेन है,
वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, लगभग 80% जो ओजोन का डिप्लीशन है वो इसी के वजह से होता है। ये यूज़ होता है फ्रीज़र्स में, एयर कूलिंग कंपाउंड्स में, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स में, हॉस्पिटल स्टरलाइलेंट्स में, ये सब वहाँ पे जाके यूज़ होता है। ये जब हवा में वाइब्रेट होगा तो ये नुकसान कर देगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ये एक यूज्ड फॉर वेपर डिक्रीजेस इन सम एरिसोल्स में, कोल्ड क्लीनिंग में, एडिसिव्स में, या कोई भी केमिकल प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है ये। तो जब ये हवा में होगा तब जाके ये आगे जाके हमारा जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर देगा। तीसरा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये यूज़ किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट, किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ये थोड़ा लेस होता है उससे, मगर ये भी डिस्ट्रक्टिव होता है ओजोन के लिए। हम सोचते हैं ये एज ए सब्स्टिट्यूट है, थोड़ा कम करेगा, इसीलिए यूज़ किया जाता है एज ए इन द मतलब अगेंस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, मगर ये भी ओजोन को डिप्लीट करने में अपना काम करता है। उसके बाद है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। अब कहीं पे भी आग लगी होती है ना, वहाँ पे ये आग बुझाने के काम आता है, मगर फिर खुद को क्या लिबरेट कर देता है, इमिट आउट होता है एटमॉस्फेयर में, और वहाँ जाके ये हार्म करता है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो लेयर है ओजोन की, उसके मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। वो आपको अपने आप को रिजनरेट कर ही नहीं पाता है। मतलब जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ जो होती है, ह्यूमन मेड कंपाउंड्स जितना नेचुरल जो वजह से होती है वो बहुत ही कम होती है और टेम्परेरी होती है। और उससे अगर कोई चीज़ नुकसान हो भी रही है, जैसे सन स्पॉट्स हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, वो इतना कम है 1-2% का, और वो टेम्परेरी है, वो फिर से वो उसको ओजोन अपने आप को खुद से रिजनरेट कर लेता है। मगर जो मैन मेड कंपाउंड्स ये इतने हार्मफुल हैं कि ये इस ओजोन को एक छोटे ही जो एटम है वो लाखों के ओजोन के मॉलिक्यूल को ख़त्म कर देता है, वो बन ही नहीं पाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इन कंपाउंड्स या ऐसी चीज़ों, आर्टिफिशियल चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या हैं जिससे हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को अपना योगदान दे सके, या इंटरनेशनली क्या योगदान मिला है, इसके ऊपर क्या काम हो चुका है, वो हम कल पढ़ते हैं।